आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिजेंट्स की अगली सीरीज का लेक्चर, जो कि हम पढ़ रहे थे मिसलेनियस रिजेंट। अब हम लोग मिसलेनियस रिजेंट में अपना अगला रिजेंट स्टार्ट करते हैं, DCC। हम लोगों ने सबसे पहला क्या पढ़ा था, SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड। अब हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, अपना दूसरा मिसलेनियस रिएजेंट जिसका नाम है DCC। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको वहां पर ध्यान रखनी है। ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं DCC के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ये आपके पास DCC का स्ट्रक्चर होता है NC डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पर N और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपके पास फुल फॉर्म होता है डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइट। ये आपके पास फुल फॉर्म होता है DCC का। ठीक है, ये बात हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो इंपॉर्टेंट बातों में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यह एज अ कपलिंग रिएजेंट वर्क करता है। अब अगर मैं कपलिंग रिएजेंट से बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है मेरा, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होंगे, टू मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट टुगेदर बाय रिमूवल ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। सबसे पहला तो इसका रोल यही है। और दूसरी जो बात है इसमें इंपॉर्टेंट वो यह है कि यह एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट वर्क करता है। इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करे तो सिंपल सी बात क्या है, ये यहाँ पर क्या करेगा, H2O का रिमूवल करेगा, पानी का रिमूवल करेगा। अरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, वाटर रिमूवल करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको, इट स्टोर्स अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो, अगला पॉइंट हमारे पास है कि जब भी आपके पास ये कपलिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा तो ये कभी भी यहाँ पर इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टोइकोकेमिस्ट्री यहाँ पर क्या रहेगी, रिटेन्ड रहेगी। स्टोइकोकेमिस्ट्री retained when act as coupling reagent। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है DCC के बारे में। बाकी इसका रोल बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। ठीक है, अब देखो इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि आखिरकार जो DCC है उसका हमारी केमिस्ट्री में एप्लीकेशन क्या है, मतलब रोल क्या है। देखो, इसके थोड़े से डिफरेंट रोल होते हैं। सबसे पहला रोल होता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। मतलब एस्टर का फॉर्मेशन। आप एस्टरीफिकेशन भी कह सकते हो और लैक्टम फॉर्मेशन। अगर आपके पास साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा तो उसको लैक्टम बोलते हैं, लैक्टोन बोलते हैं। लैक्टम तो हम किसको बोलते हैं, साइक्लिक अमाइड को। ठीक है, लैक्टोन फॉर्मेशन सबसे पहला रोल आपके पास ये है। जो दूसरा रोल है वो है अमाइड फॉर्मेशन। अब आप यहाँ पर कह सकते हो लैक्टम फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्मेशन, अमाइड लिंकेज को लगाना, ये सारी बात कर रहे हैं। ठीक है, लैक्टम फॉर्मेशन। तीसरा जो इसका रोल है वो है ईथरीफिकेशन, मतलब ईथर का फॉर्मेशन। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ईथर फॉर्मेशन। फिर है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। उसके बाद फिर अगला जो आपके पास है वो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखना, परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ DCC, परऑक्साइड फॉर्मेशन। और एक लास्ट जो कि हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि DCC के साथ अगर हम DMSO ले लें, याद आया, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते थे, DCC एज एक्टिवेटर वर्क करता था, मोफट ऑक्सीडेशन। तो ये एक नेम रिएक्शन बन जाती है यहाँ पर, मोफट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये सारे रोल्स होते हैं आपके पास DCC के। तो सबसे पहली बात क्या है, DCC का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी बात क्या है, ये किस रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। तो आपको यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है
ये कपलिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, जहां पर दो सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जॉइंट होते हैं एक छोटे से मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के। उसके बाद ये एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट करता है, ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप भूलना ही मत। तो H2 का रिमूवल होगा, इसी वजह से इसको स्टोर करते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में। और लास्ट बात, यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहती है, रिटेंड रहती है। देखो यार ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों को इतने सारे रिएजेंट्स पढ़ा दिए, क्या आपको सारे रिएजेंट्स अच्छे से याद हैं? क्या आपको सारे रिएजेंट्स के रूल अच्छे से याद हैं? क्या आपको सारे रिएजेंट्स के एक्सेप्शन याद हैं? क्या आपको सारे रिएजेंट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे वो सारे याद हैं? अब मेरा आंसर आएगा नहीं, आपको सबके केस में सब कुछ याद नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी रिएजेंट्स पढ़ो, भले ही कम पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो बेहतरीन पढ़ो, मतलब सारा रिवीजन करते रहो, साथ साथ सब कुछ आना चाहिए बहुत अच्छे से। आप क्या सोचते हो, रिएजेंट्स की लाइन लगा दो, सर 100 रिएजेंट्स पार कर दो, तो हमें खुशी होगी कि हमने 100 रिएजेंट्स पढ़े हैं। और 100 रिएजेंट्स में से आपको एक का भी रूल अच्छे से याद नहीं है, तो क्या पेपर में करोगे? आपको नॉलेज गेन करना अलग कॉन्सेप्ट है और कॉम्पिटिशन निकालना अलग बात है। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंपटीशन निकालने के लिए पढ़ा रहा हूँ। नॉलेज तो आप कभी भी गेन कर सकते हो किसी भी तरीके से, और किताबों से कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो ध्यान दो, मैं रिएजेंट्स पढ़ा रहा हूँ और बहुत समय हो चुका, ऑलमोस्ट 1 महीना पार हो गया रिएजेंट्स पढ़ाते पढ़ाते। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि जो भी आपने रिएजेंट पढ़ा है, क्या उसको सारी बातें आपको याद हैं? अगर अच्छी बात है तो आप आगे पढ़िए, आगे सीखिए, ऐसे तो फिर पता नहीं कितने भी रिएजेंट्स हो जाएंगे। ये बात हो चुकी है। अब हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं और इसके रोल की बात करते हैं। तो हम लोग डीसीसी रिएजेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम डीसीसी रिएजेंट की प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखो, अगर मैं आप लोगों से इसके प्रिपरेशन में बात करूंगा तो यहाँ पर सिंपली आपको पता है यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। जब मैं यूरिया के सामने यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में 2 इक्विवेलेंट बेस लेके आ जाऊंगा, या सिंपली आप लिख लो बेस लेके आ जाऊंगा, जो कि एक्सिस में होगा। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस क्या करने आया दुनिया में, H+ खाने आया है। कौन सा H+ खाने आया है, एसिडिक H+ खाने आया है। तो आपको पता है ये भी एसिडिक H होगा और ये भी एसिडिक H होगा, तो यहाँ पर दोनों पे N- आ जाएगा, और यहाँ पर एक SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी इस वाले सेंटर पर। यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है नेगेटिव। तो आपके पास फाइनली कुछ ऐसी सी तस्वीर नजर आएगी, NH C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पर कुछ ऐसा सा बन जाएगा। आ रही बात समझ में? अब ये जो आपके पास है, ये है आपके पास डाईसाइक्लोहेक्साइल यूरिया। अब क्या होता है, यहाँ से वाटर हट जाता है, किसकी प्रेजेंस में हटेगा, P2O5। P2O5 क्या होता है बताइए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ से जब वाटर निकलेगा तो H2 निकलता है, H और यहाँ से O निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इस तरीके से। और ये जो स्ट्रक्चर आया है इसी को हम बोलते हैं DCC। ये तो होगी इसकी प्रिपरेशन की बात कि कैसे प्रिपेयर हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो हमारे पास है इसका एप्लीकेशन। तो अगर मैं एप्लीकेशन पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, हम ऐसे बोल सकते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूं। देखो एग्जांपल में क्या है, आपके सामने यहाँ पर एसिड है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है अल्कोहल है, और यहाँ पर एरो पर क्या है DCC मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O OR-, ये वाली बात आ जाएगी। अब हमें मैकेनिज्म समझना है कि सर आखिरकार इसका मैकेनिज्म कैसा है और ये रिएक्शन हुई कैसे है। देखो, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो बहुत ही सरल मैकेनिज्म है। इस वाले केस में क्या है, आपके पास सबसे पहले क्या है अल्कोहल और एसिड। तो सबसे पहले अल्कोहल और एसिड इस तरीके से है, और आपके सामने DCC है। आपको पता है DCC का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ऐसे। अब ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में ये पहचानना है इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। देखो ध्यान समझना, ये जो सेंटर है ये सेंटर आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये जो सेंटर है ये आपका क्या होगा यहाँ पर
न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहां से अटैक होगा इस तरीके से। आ रही बात समझ में? जब यहां से हम अटैक कर देंगे इस तरीके से तो हमारे पास यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी, तो आपके पास यहां पर फॉर्मेशन होगा RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर H प्लस था और ये C से जुड़ जाएगा। जब C से जुड़ेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड N, और यहां पर मैं साइक्लोहेक्साइल को ऐसे ही बना दूं एक तरफ, और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास N माइनस, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्साइल। अब देखो ये जो N माइनस है इसके H प्लस को भगा ले जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। अब जब ऐसा हो जाएगा तो अब आपके पास क्या होने वाला है स्ट्रक्चर में, देखो RC डबल बॉन्ड O, यहां पर O, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड NH, और यहां पर मैं लिख देता हूं CYX। CYX शॉर्ट फॉर्म होता है साइक्लोहेक्साइल का। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपके पास क्या है, एल्कोहल है ROH, R-OH, तो ये लोन पर यहां पर अटैक करेंगे इस वाले सेंटर पर, ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी, फिर वापस आएगी और इसको बाहर निकाल देगी एज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, जब आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O R, और ये जो O माइनस निकलेगा उस O माइनस से यहाँ का H प्लस चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट को हमेशा दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मन कर रहा है दिखाने का तो आप दिखा सकते हो, लेकिन आपके पास ये मैकेनिज्म होता है, इस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल देखते हैं जहां पर हमारा ये एप्लीकेशन काम कर रहा है। तो अब हम कुछ इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और एक एक करके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर COH है और यहाँ पर OH है। आपके पास पक्की बात है यहाँ पर एस्ट्रिफिकेशन होने वाला है, क्योंकि DCC क्या करता है, वाटर का रिमूवल करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो कैसा जाएगा, देखना ध्यान से। यहाँ पर आपके पास O है और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O है, और दोनों ही के बीच में क्या आ जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड आ जाएगा। यही तो होगा इस तरीके से। अब इस वाले केस में देखते हैं, देखो यहाँ पर आपके पास एसिड है, यहाँ पर आपके पास एल्कोहल है। इस वाले केस में भी आपके पास क्या होगा, एस्ट्रिफिकेशन होगा, साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास O होगा, यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर आपके पास PH, और यहाँ पर Cl एज इट इज ऐसा ही बना होगा। क्योंकि पता है OH और H कहाँ से निकलता है, हमेशा एसिड से आपके पास क्या निकलता है, OH निकलता है, और अल्कोहल से क्या निकलता है, H निकलता है। आपने एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन अच्छे से पढ़ी होगी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर COH है, यहाँ पर COH है, बात समझ में आ गई। अब अगर COH दो मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पर इस वाले केस में आपके पास एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगा। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि एनहाइड्राइड फॉर्म भी करता है। तो आपके पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से ये एनहाइड्राइड का यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया, और बाकी एज इट इज ऐसा ही लगा दो। यहाँ पर आपने H लगा दिया और यहाँ पर आपने H लगा दिया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास यहाँ पर दोनों ही एल्कोहल हैं, तो इस वाले केस में आपके पास ईथरिफिकेशन होगा, मतलब ईथर का फॉर्मेशन होगा। OH और H कहीं से भी निकाल सकते हो, तो आपके पास यहाँ पर ईथर बन जाएगा CH3O CH2, और यहाँ पर क्या जाएगा, CH3। ठीक है, इस वाले केस में बात करते हैं, दो मॉलिक्यूल हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, अभी अभी बात की थी हमारे पास। इस वाले केस में क्या होगा, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगा, और एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, बस CH3 लगाओ, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले केस में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर CH3COH अगर दो मॉलिक्यूल नहीं भी लिखे तो अंडरस्टूड है वो। DCC की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, फिर H2O2 है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपके पास पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होने वाला है, और वो कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम इन कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, देखो सिंपल सी बात है, DCC के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको बस दिमाग ही लगाना है,
वाटर को रिमूव करवाना है, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अब आपके पास ये कितना भी गंदा सा स्ट्रक्चर हो, कितना भी बड़ा हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ से OH होगा और यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो वाटर का रिमूवल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास इस वाले केस में एमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होगा, या फिर आप कैसे कह सकते हो एमाइड फॉर्मेशन होगा। तो इसको जब आप बनाओगे तो कैसे हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा N, यहाँ पर आ जाएगा CH इस तरीके से, और यहाँ पर S CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा। देखो ध्यान से इस वाले पॉइंट को बस आप ध्यान से देखो, बाकी स्ट्रक्चर कुछ भी हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की बात देखते हो, देखो ध्यान समझो, यहाँ पर आपके पास क्या है, एसिड है। इस वाले केस में क्या है, आपके पास एसिड है। इस वाले केस में यहाँ पर क्या है, एल्कोहल है। एक बात तो पक्की है, एसिड और एल्कोहल है तो यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पर OH ग्रुप मौजूद है उसी ही स्टीरियोकेमिस्ट्री पर क्या आएगा, एस्टर, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या होता है, यहाँ पर रिटेंशन होता है। ये बात याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले केस में। ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास PH। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड हैं, तो OH और H यहाँ से बाहर निकल के आपके पास DCC की प्रेजेंस में क्या कर देगा, एनहाइड्राइड का इस तरीके से फॉर्मेशन करके चला जाएगा। ये आपके पास एनहाइड्राइड बन जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपके पास आइसोथैलिक एसिड है, तो यहाँ से OH हटा दो, यहाँ से H हटा दो, तो इस वाले केस में भी आपके पास क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर DCC की जगह आप लोग ये P2O5, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वाली आप बात ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मिसलेनियस एजेंट जिसका नाम है NBS। वो जो लास्ट क्वेश्चन था उसको आपको ट्राई कर लेना, बहुत ही आसान है। उस वाले केस में आपका एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो आपके पास NBS है, तो सबसे पहले NBS का आपके पास फुल फॉर्म क्या है, ये हमारे पास थर्ड मिसलेनियस एजेंट है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये आपने पहले लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा और आपने यहाँ पर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे होंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा होगा, सक्सिनिक एसिड होता है, उससे आप इस तरीके से यहाँ पर N-ब्रोमोसक्सिनामाइड बना सकते हो। N-Br लगा है तो ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। अगली बात क्या है, इसका रोल, ये क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है। और जो इसका ब्रोमिनेशन होगा वो कहाँ कहाँ पर होता है, एलाइलिक पोजीशन पर होता है, प्रोपार्जिलिक पोजीशन पर होता है, प्रोपार्जिलिक पोजीशन पर होता है, और लास्ट में आपके पास होता है बेंजाइलिक पोजीशन। इन तीनों ही पोजीशन पर ये क्या कर सकता है, ब्रोमिनेशन कर सकता है। अगली बात ये है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा क्या करता है, ब्रोमिनेशन करवाता है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसकी दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, या तो आपके पास एरो पर इस तरीके से लिखा होगा NBS प्लस HNu, या फिर आपके पास लिख सकता है NBS CCl4 और हीटिंग दे सकता है। तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जनरली आपके पास ये हीट एंड लाइट क्या करते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं। और दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है NBS प्लस पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड में आप बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाली बात हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका रोल थोड़ा अच्छे से। देखो आपका सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन लगी है और यहाँ पर H है, तो ये जो H है वो बेंजाइलिक H है। अगर मैं यहाँ पर NBS ले लूँगा तो इस H को हटाकर मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, Br लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही वाला केस आ जाएगा जहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या जाएगा, Br। अगली जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पर आपके पास CH2 और H है। ये वाला जो H है वो कौन सा H है, एलाइलिक H है। देखो ये वाला H कौन सा H था, बेंजाइलिक H था, तो यहाँ पर क्या हो गया, बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। ये वाला H कौन सा H है, एलाइलिक H है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एलाइलिक ब्रोमिनेशन, जब भी आप NBS लोगे तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या जाएगा CH2 और यहाँ पर Br। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं लास्ट वाले केस की बात करता हूँ तो C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या जाएगा CH2 और H। अब ये जो H है, ये H आपके पास होता है प्रोपार्जिलिक H। ये वाला H क्या होता है आपके पास, प्रोपार्जिलिक H होता है। अगर मैं इसके सामने NBS ले लूंगा तो यहाँ पर NBS लेने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br। बस इनका यही रोल होता है, इस बात को आपको समझना है। और नोट में एक बात और याद रखना कि जो रेट होता है ब्रोमिनेशन का वो प्रोपार्जिलिक का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एलाइलिक। प्रोपार्जिलिक का रेट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एलाइलिक पोजीशन पर। किसके रेट की बात कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन के रेट की बात कर रहे हैं। अब हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं इसको समझने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ इन क्वेश्चंस की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, प्रोपार्जिलिक पोजीशन होगी, प्रोपार्जिलिक पोजीशन होगी। और ये वाली जो पोजीशन होगी, ये वाली पोजीशन क्या होगी, एलाइलिक पोजीशन होगी। और हम लोगों ने अभी अभी अच्छे से पढ़ा है कि एलाइलिक पोजीशन ज्यादा फास्टर रिएक्ट करती है एज कंपेयर टू प्रोपार्जिलिक। देखो ध्यान समझना, स्ट्रक्चर में ये ट्रिपल बॉन्ड पूरे बॉन्ड पर नहीं है, यहां तक कार्बन है, फिर ये कार्बन है। इसलिए मैं बोलता हूं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने तो हर एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड और इस वाली पोजीशन आपके पास आ जाएगा Br। तो आपने यहाँ पर क्या करवा दिया, प्रोपार्जिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दिया। इस वाले केस में देखो, ये देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। आपके पास यहाँ से ब्रोमीन फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ पर ये ब्रिज हेड पोजीशन पर क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा। तो यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर आपके पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्रिज हेड पर जनरली हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकते वाया कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म और वाया कार्बोनाइन वगैरह, है ना, वहां पर होता ही नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन के थ्रू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकते। यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। लेकिन यहाँ पर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन थ्रू के, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्रिज हेड कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, केमिस्ट्री में बहुत यूज होती है और इवन प्रीवियस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगर हमने NBS 1 इक्विवेलेंट लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेंजाइलिक H है। तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से CH2 और यहाँ पर Br। लेकिन इस वाले केस में आपने क्या लिया, NBS को 3 इक्विवेलेंट लिया। देखो ये तो क्या है, BZ2O2, ये तो आपका बेंजाइल पेरोक्साइड है, आपको पता होना चाहिए। तो इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर जो तीनों बेंजाइलिक H हैं, उन तीनों बेंजाइलिक H को हटाकर आप क्या लगा दोगे, CBr3। बस खत्म हो गया। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ये वाली बात हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट NBS को ज़्यादा डिटेल तो नहीं, बस इतना आपको कम से कम जानकारी होना चाहिए तो क्वेश्चन में ऐसा ही आता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, याद करो मैंने आपको MCPBA पढ़ाया था, याद आ गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो MCPBA एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो देखो ध्यान समझना, यहाँ पर आपके पास इस जगह क्या है, OBN है, OH ग्रुप को मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टेप में ले रहा हूँ MCPBA CH2Cl2। तो आपको पता है यहाँ पर ये एल्कीन की जगह क्या करेगा, एपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और जो एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होने वाला है, इसके जस्ट अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री में होगा, क्योंकि इस तरीके इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपके पास इस जगह क्या आ जाएगा, O, और यहाँ पर इस तरीके से ये बन जाएगा। तो आपने एपॉक्साइड का फॉर्मेशन तो किया लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रखी, अपोजिट रखी। लेकिन अब मेरा एक सवाल ये है कि अगर आपको इससे एपॉक्साइड ही बनाना है और जो आपको एपॉक्साइड इस बार बनाना है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो उस ही स्टीरियोकेमिस्ट्री में रखना है जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री में वहां पर ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको यहां से यहां बनाने के लिए आप किस रिएजेंट की सहायता ले सकते हो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री जब रिएजेंट्स की पढ़ा रहा था वहां पर एक ऐसा क्वेश्चन लिया भी था और बताया भी था। देखो जनरली होगा क्या इस वाले केस में, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, आपके पास जब आपने इस तरीके से OBN ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पर O है, यहाँ पर BN है, तो आपके पास डबल बॉन्ड है और सामने क्या है, Br है, जो कि कहाँ से आएगा, NBS से आएगा। मतलब मैं सीधा यहाँ पर NBS ले लेता हूँ।
इन प्रेजेंस ऑफ अदर न्यूक्लियोफाइल, है ना। जब आपने ऐसा ले लिया तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोमोनियम आयन लग जाएगा इस तरीके से, ये जगह आ जाएगा OBN और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Br+ और यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब आपने यहाँ पर जो ये रिएक्शन करवाई है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई है वाया आयनिक मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? वाया आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। अब अगले स्टेप में जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल था H2O, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस सब्स्टिट्यूटेड साइट मोर सब्स्ट्रेट पे अटैक करेगा और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये डैश में था तो वो किस में आ जाएगा, OH में आ जाएगा, वेज में, और यहाँ पर आपके पास क्या था, Br था। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से क्या करवा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आयनिक मैकेनिज्म। तो जब भी आपके पास NBS किसी अदर न्यूक्लियोफाइल के साथ प्रेजेंट हो तो हमेशा कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास NOH आपने बेस ले लिया, NOH क्या करेगा, इसके एसिडिक H को भगा ले जाएगा। अब यहाँ पर जब O- आएगा, O- यहाँ पर अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा। अब देखना ध्यान से, आपके पास जो इस वाले केस में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ये वाला तो आपने OBN लगा दिया, तो क्या आपके पास ऐसा इपॉक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा बस, और हमें यही तो बनाना था। तो जब भी आपको इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करना हो उसी ही स्टोकेमिस्ट्री के साथ, तब आप NBS को अदर न्यूक्लियोफिलिक सोर्स या न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में लेकर ऐसा काम कर सकते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पर हमारा DCC और NBS के रिगार्डिंग पूरा कॉन्सेप्ट कवर होता है इस वाले लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे DDQ, जो कि हमारा रिएजेंट्स का लास्ट लेक्चर होगा मिसलेनियस रिएजेंट का। उसके बाद आपका रिएजेंट पूरा कवर, फिर मैं बताऊंगा आगे कैसे करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।